नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और इसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी आहट पहले बहुत धीमी होती है, लेकिन इनका असर किसी भूचाल जैसा होता है। बांग्लादेश की ताजा राज चुनावी तस्वीर कुछ ऐसी ही कहानी कह रही है। बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की है और तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। देखा जाए तो यह सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं है, यह निर्वासन से सत्ता तक की वापसी, पुरानी राजनीति से नई उम्मीद तक की यात्रा और जनता के मूड में आए नाटकीय बदलाव की कहानी है, जिसे तारिक रहमान ने महज 2.5 महीने के अंदर लिखा है। इसलिए आज पूरा सच में हम बांग्लादेश के इन ऐतिहासिक चुनावी नतीजों का विश्लेषण करेंगे, आपके सामने कुछ रोचक तथ्य रखेंगे, साथ ही बताएंगे कि पाकिस्तान परस्त जमात का खेल कैसे खत्म हुआ और छात्रों की पार्टी एनसीपी को कितना महंगा पड़ा जमात से हाथ मिलाना। साथ ही आपको बताएंगे पिछले 1.5 साल से बांग्लादेश में उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं ने कैसे लिया है जमात से बदला। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व में बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जबकि बांग्लादेश चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं शेख हसीना की सरकार गिराने वाले छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया है और जुलाई चार्टर पर हुए जनमत संग्रह के समर्थन में करीब 68% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। और अब तक मिले आंकड़ों के मुताबिक बीएनपी गठबंधन ने 299 सीटों में से, वैसे 300 सीटें हैं, इनमें 299 सीटों पर चुनाव हुए थे, इनमें से 212 सीटें हासिल करके बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया है। और अब तक 297 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के गठबंधन को सिर्फ 77 सीटें मिली हैं। जमात के साथ गठबंधन में शामिल छात्रों की पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को सिर्फ 6 सीटें मिली हैं। वहीं अन्य पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को 8 सीटों पर जीत मिली है, तो और 2 सीटों का नतीजा फिलहाल रोक दिया गया है और इनके नतीजे चुनाव आयोग जो बांग्लादेश का है वो बाद में घोषित करेगा। तो चुनावी नतीजों में प्रचंड जीत के साथ ही बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही है और पूरे 35 साल बाद कोई पुरुष जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा बांग्लादेश का। और बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना तय माना जा रहा है और तारिक रहमान ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फोन करके तारिक रहमान को जीत की बधाई दी है और जीत के बाद बीएनपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है। तो बीते 1.5 साल से अस्थिरता और अराजकता में जी रहे बांग्लादेश के लोगों को भी नई सरकार से काफी उम्मीदें हैं। आप भी सुनिए बीएनपी समर्थकों और बांग्लादेश के मतदाताओं का क्या कहना है। I came here to celebrate this occasion. It's a great victory. I am the great fan of Mr. Tariq Zia. So I came here to see him here after this win. Tell me. We are celebrating the victory of our favorite political team. Yeah. Of course, he's the greatest leader we could ever ask for, and I don't know. I really hope he is the change that we were looking for after whatever happened in July. আমাদের কাছে একটা দাবি দাবা আছে, আঙ্গনে বয়স হয়ে গেছে, বয়স শেষে আমগরে কিছু দিব বা আমগর ছেলে মেয়েরা চাকরিটা দিয়ে দিব, এর বেশি তো আর আমগো পাওনা দাওনা কিছুই নাই। বা আমগর একটু ভালো সুযোগ সুবিধা দিব। আমরা গরিব মানুষ, নিরহা কর্মচারী, আমগর তো নিরহা কর্মচারী তো কেউ নেই আছে, আমরা তো একদম নিজ কর্মচারী। স্যার আপনি ভালো সৎ লোক, তো তারিক জিয়া সৎ লোক না হলে মানুষ ভোট দেয়? তারিক জিয়া তো সৎ লোক, আর জামাত হলো যুদ্ধ অপরাধী, ওর তো ভোট দেবে কি? যে দেশের যারা বিরোধী থাকে। हालांकि प्रचंड जीत के बाद भी बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने कार्यकर्ताओं से जीत का जश्न न मनाने और संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दिया कि वे आज जुमे की नमाज के बाद खास दुआ करें और जीत का जश्न ना मनाएं। बीएनपी मान रही है कि जीत के बाद अब उसकी
जो जिम्मेदारियां हैं, जो उनका बोझ जिम्मेदारियों का, वो 1000 गुना बढ़ गया है। आप भी सुनिए जीत के बाद वरिष्ठ बीएनपी नेता ने क्या कहा। We value the opinion of the people of our country, and it was very much expected result. And the responsibilities, the burden of responsibilities has been increased 1,000 times. So we hope and pray to God that we will be able to fulfill the aspiration of the people and the sky-high expectation of this country. तो करीब 2.5 महीने पहले ही लंदन से बांग्लादेश वापस आए तारिक रहमान का प्रधानमंत्री बनना अब तय है और देश वापसी पर तारिक रहमान का स्वागत किसी नायक की तरह हुआ था। वापस आने के बाद रहमान ने पूरे देश का दौरा किया। वे लोगों से सीधे बात करते थे, उन्हें मंच पर बुलाते थे। उन्होंने देश की इकोनॉमी सुधारने का एक रोड मैप पेश किया और 17 साल के निर्वासन के बाद पार्टी नेता तारिक रहमान की सक्रिय वापसी ने जो कार्यकर्ता थे बीएनपी के, उनमें एक नई ऊर्जा भर दी। और आइए एक एक करके जानते हैं कि तारिक रहमान और बीएनपी की इस प्रचंड जीत की कुछ अहम वजह क्या है। देखिए, बीएनपी की जीत में एक अहम वजह वो सहानुभूति लहर है जो पूर्व पीएम और तारिक रहमान की मां खालिदा जिया के निधन के कारण पैदा हुई थी। इसके अलावा बीएनपी को आवामी लीग के चुनाव न लड़ने का भी भरपूर फायदा मिला। पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के वोट, खासकर हिंदू वोटर, बीएनपी में शिफ्ट हो गए और जानकारों का मानना है कि आवामी लीग के करीब 10% वोटर्स ने इस बार बीएनपी को वोट दिया है और बीएनपी को आवामी लीग के गढ़ रहे गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में जीत मिली है। ये आवामी लीग के गढ़ थे और पूर्व पीएम शेख हसीना की जो गोपालगंज सीट है जहां से वो चुनाव लड़ती थी, वहां पर भी अब बीएनपी को जीत मिली है। वहीं लगातार राजनीतिक अस्थिरता और हिंसक विरोध के बाद लोगों को साफ स्पष्ट बहुमत वाली सरकार चाहिए थी और जिस कमी को बीएनपी ही पूरा कर सकती थी। और बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रहे टीएम रजाउल करीम का कहना है कि लोगों ने बड़ी उम्मीदों से बीएनपी को वोट दिया है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। We hope that the Bangladesh people among the BNP government, a future government, will lead the country according to their people's choice, because they have people has a mass expectation among they have voted the BNP party for good governance and good justice and a fair deal and the country's political harmony will continue and our expectation this new government that they will handle the everything peacefully, but no minority, no majority in Bangladesh, all are the Bangladeshi people, and everybody will enjoy this. तो बीएनपी ने चुपचाप अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ पिछले 1.5 साल से जमाते इस्लामी बांग्लादेश में कट्टरपंथ की तलवार लहरा रही थी। उसे लगा था कि मजहबी भावनाएं भड़काकर वो चुनाव जीत लेगी, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिला। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के नेतृत्व, वैवाहिक बलात्कार और सामाजिक मुद्दों पर दिए गए कुछ विवादित बयानों ने भी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। युवा और महिला मतदाता उससे दूर होते गए और जमात का अतीत आड़े आ गया। लोगों को याद रहा कि उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम का विरोध किया था, गद्दारी की थी। जमात इस दाग को नहीं धो पाई। आइए अब पाकिस्तान परस्त जमात की हार के पीछे का पूरा सच जानते हैं। तो बांग्लादेशी युवा और महिला दोनों ही जमात के कट्टरपंथी विचारों से डरे हुए नजर आ रहे थे। उनके मन में यह डर था कि अगर जमात सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो बांग्लादेश में इस्लामिक शरिया कानून लागू हो जाएंगे। महिलाओं को यह डर था कि अगर जमात आती है तो उनकी आज़ादी पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाएंगे। युवा वर्ग इस बात से चिंतित था कि जमात उनके विकास को प्रभावित कर सकती है और देश में कट्टरता को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने जमात के खिलाफ बीएनपी को वोट दिया। आवामी लीग का चुनाव ना लड़ना जमात के लिए मुसीबत बन गया। जमात ने अंतरिम सरकार पर यह खुद प्रेशर बनाया था कि आवामी लीग को चुनाव ना लड़ने दिया जाए। ऐसे में वो अनजाने में पिछले 18 महीनों से बीएनपी के लिए जमीन तैयार कर रही थी। सोचने वाली बात है, अगर आवामी लीग चुनाव लड़ती तो बीएनपी में और आवामी लीग में आपस में वोट बढ़ जाते। इससे कहीं ना कहीं जमात को फायदा होता। आवामी लीग के समर्थक किसी भी कीमत पर
जमात को चुनाव नहीं जीतने देना चाहते थे और शेख हसीना के समर्थकों ने भी मन मारकर बीएनपी को वोट किया। जमात को पाकिस्तान की कठपुतली माना जाता है, इसलिए भी बांग्लादेश के लोगों ने जमात को नकार दिया। चुनाव से 2 दिन पहले ऐसे वीडियो वायरल हो रहे थे जिनमें जमात के लोग पैसा बांटते हुए दिखाई दे रहे थे। इससे लोगों में संदेश गया कि जमात जो है वो गलत तरीके से चुनाव लड़ रही है। बैलेट पेपर में भी हेरफेर की कोशिश की खबरें आई, इससे जमात की इमेज को नुकसान पहुंचा और जमात ने चुनाव के पहले खुद को काफी हद तक बदलने की कोशिश की, लेकिन वो लोगों में भरोसा पैदा नहीं कर पाई। और बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही बीना सीकरी का कहना है कि इस चुनाव का सबसे पहला संदेश यही है कि बांग्लादेश के लोग किसी कट्टरपंथी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। I think that the victory of Tariq Rahman is a victory for democracy because Jamaat-e-Islami had been campaigning very strongly, very strongly, using financial exhortation, using religious exhortation, saying if you vote for Jamaat-e-Islami, you will go to heaven. And they were really, with the support of the Western powers and support of Pakistan, they were really all set to form a government on their own. And I think the way in which the people of Bangladesh have shown that they are religious, but they are not in favor of Islamic radicalization, they are not in favor of Islamic extremism. तो तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उनके नेतृत्व में बीएनपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और जीत किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि भले ही उन्हें हमेशा रेस में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन ऐसी बम्पर जीत की उम्मीद किसी को नहीं थी और तारिक ने यह पूरा करिश्मा महज 2.5 महीने में कर दिखाया है। दरअसल तारिक रहमान का पूरा जीवन उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है। कभी उन्हें क्राउन प्रिंस कहा गया तो कभी उन्हें डार्क प्रिंस कहा गया, यानी अंधेरे का राजकुमार कहा गया। आइए एक नजर तारिक रहमान के अतीत पर डालते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया उर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। 1965 में पैदा हुए तारिक जब महज 6 साल के थे, तब 1971 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान उनकी मां खालिदा जिया समेत उनके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया गया था। और यही वजह है कि तारिक रहमान की तारीफ में बीएनपी कहती है कि वो आज़ादी की जंग में सबसे कम उम्र के कैदी थे। 1977 में तारिक के पिता जिया उर रहमान राष्ट्रपति बने और 1981 में उनकी हत्या कर दी गई। तब तारिक सिर्फ 16 साल के थे। 1988 में यानी 23 साल की उम्र में तारिक ने बीएनपी की सदस्यता ली और अपनी मां खालिदा जिया के साथ राजनीति में जुट गए। इसी के बाद साल 1991 में खालिदा जिया पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी और पूरे 5 साल उन्होंने सरकार चलाई। खालिदा जिया को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाने में भी तारिक रहमान का ही हाथ था और खालिदा जिया के बाद शेख हसीना की सरकार आई। 2001 में फिर खालिदा जिया की वापसी और फिर 5 साल उनकी सरकार चली और तारिक को इसी दौर में डार्क प्रिंस का बदनाम खिताब मिला। आइए आपको बताते हैं कि तारिक से जुड़े विवाद क्या हैं। जब तारिक की मां खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, तब अगस्त 2004 में शेख हसीना की रैली में ग्रेनेड से अटैक हुआ था। इस हमले में 24 लोगों की जान गई थी और इस हमले में शेख हसीना बाल बाल बच गई थी और इस हमले में तारिक रहमान पर आरोप लगाए गए थे। 2018 में इसी केस में तारिक रहमान को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। तारिक रहमान पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए गए थे। 2006 में खालिदा जिया जब सत्ता से बाहर हो गई, तब भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत तारिक रहमान को गिरफ्तार किया गया था। हवा भवन हड़प करप्शन मामले में तारिक रहमान पर $20 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था, जबकि जिया चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 करोड़ टका के दुरुपयोग का केस भी उन पर लादा गया। 2008 में तारिक रहमान ने अपने इलाज के लिए लंदन जाने की अनुमति मांगी। तारिक रहमान को लंदन जाने की अनुमति मिल गई, लेकिन उन्हें लिखित शपथ पत्र ये देना पड़ा, ये घोषणा करनी पड़ी कि वो बांग्लादेश की राजनीति में फिर कभी नहीं लौटेंगे। इसके बाद तारिक पूरे 17 साल तक बांग्लादेश से दूर लंदन में रहे। इन 17 सालों में तारिक रहमान को कई मामलों में अलग अलग सजाएं सुनाई गई, लेकिन शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद तारिक को सभी 84 मामलों में बरी कर दिया गया, जिसमें ग्रेनेड अटैक वाले उस मामले में भी उन्हें बरी कर दिया गया, जिसमें उन्हें उम्र कैद की सजा मिली थी। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे बीएनपी की प्रचंड जीत जो है वो भारत के नजरिए से कितनी है खास। केड़ा मसाला होए, छोले दा या लोबे दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ
और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड, ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। कहते हैं कि डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, पर चौबे जी के अस्पताल का बिल हम थोड़े ना भर सकते हैं। उस दिन कहने लगे नी रिप्लेसमेंट, 4 लाख का खर्चा आया। अच्छा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस था, वरना तुम कंजूसों से मांगना पड़ता। अरे जियो चौबे जी। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ। फर्जी ऑफर से सावधान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के लिए लोकल सप्लाई चेन बने, जो भारत की विदेशों पर निर्भरता कम कर सके। एमएसएमई सेक्टर का विस्तार करने पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया नेशनल SC/ST हब, जो SC/ST वर्ग के उद्यमियों को वित्तीय, व्यावसायिक और तकनीकी सहायता देकर समावेशी विकास को बढ़ावा दे रहा है। आज कितने ही मौजूदा और उभरते SC/ST वर्ग के उद्यमी इन कई सब स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाइए। अधिक जानकारी के लिए www.scshub.in पर जाएं। ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। तो बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व वाली BNP प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान का अगला प्रधानमंत्री बनना लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले एक्स पोस्ट पर फिर फोन करके तारिक रहमान को चुनाव में जीत पर बधाई दी और BNP नेताओं ने भी शुभकामनाओं के लिए PM नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। आप भी सुनिए BNP नेताओं ने क्या कहा। We also, on behalf of our party, thank him, and we believe that under the leadership of our leader, Mr. Tariq Rahman, the relation between these two countries and the people of these two countries. से चंद सेकंड में जमीन में समा गई चीन की एक सड़क। काउंटडाउन तो दे दिया कर। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। जब घोष बाबू को किस्मत ने जोर से टक्कर मारी, 1,60,000 का बिल आया, पर उनका चेहरा खिलखिलाया। हाँ, क्लेम भी अप्रूव हो गया। ताड़ाताड़ी। कार इंश्योरेंस लेना महंगा नहीं होता है, नहीं लेना महंगा पड़ सकता है। वाह घोष बाबू। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं।
जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।